नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का यूपी रेगुलर क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। और जैसा कि आपको पता है कि यूपी पीएससी आरओ के लिए हम लोगों ने जो अभ्यास सीरीज 2.0 शुरू की है, इसमें क्या कर रहे हैं, इसमें पूरा रिवीजन कर रहे हैं, वो भी थ्योरी के साथ। ठीक है ना, पूरा थ्योरी बेस हम लोग कवर कर रहे हैं चीज़ों को। तो जिसका भी अगर नोट्स बना है अच्छी बात है, नहीं बना है तो यहाँ से बना लेना। मॉडर्न हिस्ट्री हम लोगों ने शुरुआत की थी। मॉडर्न हिस्ट्री में क्लास 1 एक वीडियो हो चुका है बिल्कुल शुरुआत से, और आज क्लास नंबर 2 है। और इसी के साथ इसी वीडियो को कंटिन्यू करते करते हम लोग पूरे सिलेबस को कवर कर लेंगे एक बार फिर से बहुत ही अच्छे से। ठीक है, जितना कि आरओ में इंपॉर्टेंट है उतना। एक चीज़ बता दूं, अगर वीडियो देखो मैं थोड़ा सा आराम से चलूंगा। ठीक है, आपको वीडियो स्लो लगे तो 1.5x पे या 2x पे आराम से वीडियो को करके देख सकते हो। ठीक, और मॉडर्न हिस्ट्री तो शुरू हो ही गई है, इसके साथ ही साथ साइंस भी शुरू कर देंगे। ठीक है ना, साइंस भी बहुत जल्दी शुरू कर देंगे। पूरा थ्योरी आराम से चीज़ें पूरी कवर हो जाएंगी उससे। तो चलिए शुरुआत करते हैं सेशन की। उससे पहले चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। ठीक, तो जैसा कि आपको पता है कि पिछले वीडियो में क्लास नंबर 1 में हम लोगों ने उत्तरकालीन मुगल पढ़ लिया था। उत्तरकालीन मुगल अच्छे से पढ़ लिया था। अब आप लोग घटना चक्र से प्रैक्टिस कर लो आराम से, या जो 40,000 MCQ सीरीज मैंने करवाई थी उससे प्रैक्टिस कर लो, वो भी प्रैक्टिस सेट बहुत ही अच्छा ही है। ठीक, अब इसके बाद जो हम लोग करने वाले हैं, सिख राज्य कवर करेंगे, सिख राज्य। ठीक है, उसके बाद मैसूर, उसके बाद अवध, उसके बाद बंगाल। तो ये पहले कवर कर लें अच्छे से, फिर उसके बाद इंडियन नेशनल मूवमेंट पे चलेंगे। सिख राज्य में सबसे पहले हम लोग कवर करेंगे जो 10 गुरु हैं उनको बहुत ही अच्छे से, कैसे कैसे प्रश्न बनते हैं वहाँ से और बने भी हैं वो भी देखेंगे। और उसके बाद रणजीत सिंह के बारे में पढ़ना है अपने को। और उसके बाद लास्ट में कवर करेंगे आंग्ल सिख युद्ध, आंग्ल सिख युद्ध। और इसी युद्ध से आपका 11 फरवरी को जो आरओ का पेपर था उससे एक क्वेश्चन पूछा गया था, बहुत ही अच्छा प्रश्न था। ठीक है, तो वो भी देखेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। एक चीज़ और बता दें कि मैं जो पढ़ा रहा हूँ आपको, जो नोट्स बनवा रहा हूँ आरओ के लिए रामबाण है। ठीक, तो आप लोग ज़रूर से इसको पूरा वीडियो देखा करें, और पूरा वीडियो देखने के बाद नोट्स बनानी हो ना बनानी हो आपकी मर्जी है। और आप लोग कहोगे तो मैं ये जो पीपीटी है इसको मैं टेलीग्राम पर डाल दिया करूँगा। अब प्रैक्टिस ज़रूर करें, ठीक है ना, प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो चलिए शुरुआत करते हैं फिर। नवीन राज्यों का उदय जो हुआ, तो उसमें से सबसे पहले हम लोग कवर करेंगे सिख राज्य। ठीक है, तो जिस प्रकार से हम लोगों ने उत्तरकालीन मुगल में शासकों को देखा, उन शासकों का मेन क्रम देखा, और उन शासकों के बारे में 1, 2 या 3 पॉइंट अच्छे से एक्सप्लेनेशन देख लिया, कैसे कैसे चीज़ों को पूछा जाता है। ठीक, बस वही चीज़ यहाँ पे अपनानी है, बहुत ज़्यादा लेंदी नहीं है। सिख राज्य में कुल 10 गुरु हुए हैं। इन 10 गुरुओं को पहले तो क्रम देखना है, क्योंकि 90% यही चांस है कि पहली बात तो क्रम आता है। ठीक, लेकिन अगर मान लो थोड़ा सा भी वो डिटेल में गया तो 1-2 पॉइंट इसमें भी एक्स्ट्रा हम लोग देखते हुए चलेंगे। ठीक है, देखते हैं। तो सबसे पहले सिखों के जो प्रथम गुरु हैं, प्रथम गुरु वो कौन है? गुरु नानक है, गुरु नानक है। ठीक है, यही सिख धर्म के प्रणेता है, सिख धर्म के प्रणेता है। ठीक है, इनका जन्म, अब इंपॉर्टेंट बात है, इन्हीं के बारे में देखना है। इनका जन्म कहाँ हुआ है? इनका जन्म हुआ है 1469 ईस्वी में। कहाँ? तलवंडी। तलवंडी कहाँ है? ये पाकिस्तान वाले क्षेत्र में है, वर्तमान के पाकिस्तान वाले क्षेत्र में इनका जन्म होता है। ठीक है, अच्छी बात। इनके पिता का नाम, पिता का नाम कालूजी मेहता। क्या पिता का नाम पूछा जाएगा? बिल्कुल पूछा जाएगा, मोस्ट चांस है, क्योंकि जब आप महावीर स्वामी पढ़ते हो या गौतम बुद्ध के बारे में पढ़ते हो तो वहाँ भी माता पिता का नाम इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो मिलान करने को आ जाता है। उसके बाद इनके माता का नाम तृप्ता देवी, तृप्ता देवी। तो गुरु नानक साहब जो थे वो उन्होंने कई यात्राएं की थी, कई देशों की यात्राएं की थी, देशों की यात्राएं की।
तो पूछा जाएगा कि ये बताओ कि गुरु नानक साहब ने देशों की यात्रा की, इस देशों की यात्रा को कहा क्या गया? तो उदासी कहा गया था। इस संज्ञा क्या दी गई थी? उदासी। ठीक है, तो एक शब्द है उदासी। अगर आ जाए कि सिख धर्म से संबंधित उदासी शब्द किससे संबंधित है, तो गुरु नानक साहब ने कई देशों की यात्रा की थी, उसी को उदासी बोला गया। ज्ञान प्राप्ति, इनको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ था? तो कालीबेन नदी के किनारे, कालीबेन नदी किनारे इनको ज्ञान प्राप्त हुआ। जैसे महावीर स्वामी और गौतम बुद्ध के बारे में आप पढ़ते हो कि ऋजुपालिका नदी, निरंजना नदी के तट पर ज्ञान प्राप्त हुआ, वैसे ही गुरु नानक साहब को ज्ञान की प्राप्ति कालीबेन नदी के किनारे पर हुई थी। ठीक है, इन्होंने कई सारे उपदेश भी दिए। इनके उपदेशों का संकलन, जो इन्होंने उपदेश दिए थे, तो उपदेशों का जो संकलन किया गया, किसमें किया गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो इनके उपदेशों का संकलन गुरु अर्जुन देव, जो 5वें गुरु थे ना, मैं यही लिख देता हूं, गुरु अर्जुन देव के आदि ग्रंथ, गुरु ग्रंथ साहिब आदि ग्रंथ में संकलित है। मतलब कहने का कि जो गुरु अर्जुन देव है, इनकी जो पुस्तक है या इनका जो ग्रंथ है, इन्होंने ग्रंथ का संकलन किया है, आदि ग्रंथ। इसी में क्या है कि गुरु नानक, गुरु गोविंद, सभी के, ज्यादातर अभी देखेंगे किसके सभी के उपदेशों का संकलन एक ही पुस्तक में किया गया है। बहुत ज्यादा ऐसी पुस्तकें है ही नहीं, पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, उसके बाद एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि नानक साहिब जो है पुनर्जन्म तथा कर्म के सिद्धांत, पुनर्जन्म और कर्म के सिद्धांत में विश्वास करते हैं। ठीक है, ये स्टेटमेंट पूछा जाता है, विश्वास करते हैं। जैसे पुनर्जन्म को कौन मानता है? तो महावीर स्वामी, मतलब जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों मानता है। लेकिन आत्मा की सत्ता में कौन विश्वास नहीं करता है? तो बौद्ध धर्म आत्मा की सत्ता में नहीं मानता है। ठीक है, तो ये पॉइंट अच्छे हैं, याद मतलब आ जाना चाहिए, क्योंकि ये पूछे जाते हैं। ठीक, तो नानक साहब ने क्या बोला कि पुनर्जन्म कर्म के सिद्धांत पर वो विश्वास करते हैं। ठीक है, नानक साहब की जो मृत्यु होती है 1539 ईस्वी में, कहाँ? करतारपुर। सिखों का बहुत ही धार्मिक स्थल है करतारपुर, पाकिस्तान वाले क्षेत्र में है। ठीक है, अब जब मृत्यु हो गई तो गुरु नानक साहब का उत्तराधिकारी कौन बना? उत्तराधिकारी, इनका जो उत्तराधिकारी था वो थे गुरु अंगद। क्या नाम है? गुरु अंगद। और गुरु अंगद का एक और नाम है लहना। क्या नाम है? लहना। बस अब आपको याद आ जाना चाहिए। 2021 आरो यारो लहना, 2021 आरो यारो में क्या पूछा गया था कि गुरु नानक के शिष्य या गुरु नानक के उत्तराधिकारी कौन थे? गुरु नानक के मृत्यु के बाद उनके उत्तराधिकारी कौन बने? ऑप्शन में लहना था, गुरु अंगद था ही नहीं। लेकिन ज्यादातर क्या है कि जो दूसरे नाम है वो लोग याद नहीं करते हैं, पहला ही नाम जो फेमस होता है वही याद करते हैं। तो गुरु अंगद सबको याद था, लहना कुछ लोगों को याद था। ठीक है, तो इस वजह से मैं जो नाम मैं करवाता हूँ एक्स्ट्रा, उनको भी थोड़ा ध्यान देते हुए चलना है। तो गुरु नानक के उत्तराधिकारी गुरु अंगद थे, जो दूसरे नंबर के गुरु थे, और उनका नाम लहना भी था। क्लियर है? अब पूछ लेता है कि ये किसके समकालीन थे? समकालीन, तो आप खुद ही आप थोड़ा सोच के बता सकते हो, इसको याद करने की आवश्यकता नहीं है। कि 1539 में इनकी मृत्यु हो जाती है, 1469 में इनका जन्म होता है। तो इस समय इब्राहिम लोदी है, इब्राहिम लोदी कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, कबीरदास, हालांकि यही दोनों पूछा गया है। चैतन्य महाप्रभु, चैतन्य महाप्रभु भी इनके समकालीन थे। ठीक, बस इतना ही पढ़ना है अपने को, बस हो गया। ठीक, तो याद रखना है कि इनका जन्म 1469 में तलवंडी पाकिस्तान वाले क्षेत्र में हुआ था। पिता का नाम कालूजी मेहता, माता का नाम तृप्ता देवी। इन्होंने कई देशों की यात्रा की, इसको उदासी बोला गया। ज्ञान प्राप्ति कालीबेन नदी के किनारे। इन्होंने जो उपदेश दिए उसका संकलन गुरु अर्जुन देव का जो संकलित किया हुआ ग्रंथ है, आदि ग्रंथ, उसमें किया गया है। गुरु नानक देव पुनर्जन्म और कर्म के सिद्धांत पर विश्वास करते थे, मतलब कहते थे जो कर्म है वही मेन है और पुनर्जन्म होता है। ठीक,
इनकी मृत्यु 1539 में करतारपुर कॉरिडोर में हुई। उत्तराधिकारी इनके गुरु अंगद थे, जो दूसरे नंबर के गुरु थे, इनका नाम लहना भी है। और इनके समकालीन इब्राहिम लोदी, कबीर दास, चैतन्य महाप्रभु, ये सब है। ठीक, अब आ जाते हैं और आगे। एक चीज और यहीं पे लिख लेना है, इन्होंने लंगर व्यवस्था, जो लंगर लगता है ना, लंगर व्यवस्था की शुरुआत की। ठीक है, तो लंगर व्यवस्था की शुरुआत किस सिख गुरु ने की थी? तो गुरु नानक साहिब ने की थी। क्लियर है? इसी लंगर व्यवस्था को स्थायी रूप किसने दिया? समझिएगा, व्यवस्था की शुरुआत तो कर दी थी गुरु नानक ने, लेकिन लंगर व्यवस्था को स्थायी किसने बनाया था? तो गुरु अंगद ने बनाया था बाद में। ठीक है, लंगर व्यवस्था आप सभी को पता है बहुत अच्छे से। तो दूसरे नंबर के गुरु हैं, ये पहले नंबर के गुरु थे, इसको आप लोग ऐसे लिख लेना कि प्रथम नंबर के गुरु। ठीक है, अब यहीं पर हम लोग सेकंड नंबर के गुरु देख रहे हैं, जिनका नाम है गुरु अंगद। बहुत ही छोटा छोटा देखेंगे हम लोग, बहुत ज्यादा नहीं देखेंगे, बस क्रम याद रखना है आपको। गुरु अंगद, लहना भी कहा गया इनको, लहना। ठीक है, इनका जो काल है 1539 में जैसी मृत्यु हुई, तो 1539 में ये बनते हैं और 1552 ईस्वी तक। डेट याद करनी है? बिल्कुल नहीं, डेट आप बिल्कुल नहीं याद करोगे, बस मैंने करवा दिया कि आपको थोड़ा ध्यान रहे। ठीक है, इसमें डेट वेट नहीं आती है। तो गुरु अंगद या लहना। अब इंपॉर्टेंट क्या है इनमें? तो पहला यही पॉइंट लिख ले कि गुरु नानक द्वारा प्रारंभ की गई, गुरु नानक द्वारा प्रारंभ की गई लंगर व्यवस्था को स्थायी रूप दिया, स्थायी बनाया। ठीक है, लंगर व्यवस्था को क्या बनाया? स्थायी बनाया। तो लंगर व्यवस्था की शुरुआत गुरु नानक ने की थी, लेकिन लंगर व्यवस्था को स्थायी किसने बनाया था? गुरु अंगद या लहना ने। ठीक है, और क्या किया इन्होंने गुरुमुखी लिपि, एक प्रकार की लिपि है, इसका आविष्कार किया। जो सिखों की लिपि होती, गुरुमुखी लिपि, इसका आविष्कार किया। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आविष्कार किया। ठीक है, गुरु गद्दी का भी निर्माण किया था इन्होंने, गुरु गद्दी का निर्माण किया, लिख सकते हो, गुरु गद्दी का निर्माण किया। बस इतना ही है। ठीक है, गुरु अंगद के बारे में, जो गुरु नानक के बाद दूसरे नंबर के गुरु हैं, गुरु अंगद या लहना, इनके बारे में 3 पॉइंट आपको याद रखना है। ठीक है, आगे देखेंगे जो तीसरे नंबर के गुरु हैं, वो है गुरु अमरदास। ठीक है, अमरदास। तो 1552 से ये बनते हैं और 74 तक बनते हैं, 74 तक। इनकी क्या विशेषता है? विशेषता क्या है इनकी? इंपॉर्टेंट ये है कि अकबर के समकालीन है, ये अकबर के समकालीन। ये एक बार पूछा गया प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से गुरु अब अकबर के समकालीन है? हालांकि गुरु रामदास भी अकबर के समकालीन है, ये भी है। ठीक है, तो ऑप्शन में ये था, इस वजह से करवा दिया। उसके बाद सिखों के लिए ऐसे लिख दूं, सिखों के लिए विवाह पद्धति, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, विवाह पद्धति लवन प्रारंभ किया। मतलब विवाह की एक पद्धति थी खासकर सिखों के लिए। ठीक है ना, तो सिखों के लिए विवाह की एक पद्धति जिसका नाम लवन है, ये किसने शुरुआत की थी? तो गुरु अमरदास ने शुरू की थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। ठीक है ना, क्या है पद्धति का नाम? लवन है। ठीक, लवन। तो लवन किसने शुरू की? गुरु अमरदास ने शुरू की। यह है क्या? तो एक विवाह की पद्धति है खासकर सिखों के लिए। क्लियर है? आगे चलते हैं। 3 हो गए, 4 देखेंगे हम लोग। जो चौथे नंबर के गुरु हैं वो हैं गुरु अमरदास के बाद गुरु रामदास। गुरु अमरदास के बाद गुरु रामदास 1574 से 1581 ईस्वी तक रहे। मैं फिर कह रहा हूं डेट केवल लिख रहे हैं, बाकी आपको डेट वगैरह नहीं याद करनी इसमें। इन्होंने क्या क्या किया? तो भाई अकबर के समकालीन है, ये भी अकबर के समकालीन है।
और अकबर ने इनको क्या किया है कि 500 बीघा जमीन दे दी है। अकबर ने इन्हें 500 बीघा भूमि प्रदान की। ये जो 500 बीघा भूमि दी, इसी भूमि पर गुरु रामदास ने अमृतसर नामक शहर बसाया था। अमृतसर शहर बसाया। किसने बसाया? गुरु रामदास ने। बस हो गया। कई लोग कंफ्यूजन रहते हैं कि जो अमृतसर में स्वर्ण मंदिर बना हुआ है वो गुरु रामदास ने बनाया था। नहीं, गुरु रामदास को केवल जमीन दी गई थी, गुरु रामदास ने वहां पर अमृतसर शहर बसाया था। ठीक है, बस इतना याद रखना है। आगे चले। 5वें नंबर के गुरु, गुरु अर्जुन देव, मोस्ट इंपॉर्टेंट, गुरु अर्जुन देव 1581 से 60, सॉरी क्या लिख रहा हूं, 60 नहीं, 1581 से 1606 ईस्वी। ठीक, गुरु अर्जुन देव। अब गुरु अर्जुन देव के बारे में क्या है, तो इनके बारे में थोड़ी सी चीजें याद है कि पहले तो इनको सच्चा पातशाह की उपाधि मिली, मोस्ट इंपॉर्टेंट, सच्चा पातशाह की उपाधि मिली थी। अकबर के समकालीन ये भी थे। गुरु अर्जुन देव ने अमृतसर में, जो अमृतसर गुरु रामदास ने बसाया था, उसी अमृतसर में स्वर्ण मंदिर का निर्माण करवाया। स्वर्ण मंदिर का निर्माण करवाया। इस स्वर्ण मंदिर का शिलान्यास किसने किया था? शिलान्यास, इस स्वर्ण मंदिर का शिलान्यास किसने किया था? एक संत थे, संत मियां मीर। संत मियां मीर द्वारा। ठीक है, तो जो स्वर्ण मंदिर बना था उसका शिलान्यास किसने किया था? संत मियां मीर ने किया था। स्वर्ण मंदिर बनवाया किसने था? गुरु अर्जुन देव ने बनवाया था। कहां बना था? अमृतसर में। अमृतसर के शहर का, अमृतसर शहर किसने बनाया था? तो गुरु रामदास ने बनाया था। क्लियर हो गई इतनी बात? अच्छे समझ में आ गया। आगे चलें, आगे चलें तो इन्हीं के बारे में कुछ पॉइंट और है। इसके बारे में, गुरु अर्जुन देव के बारे में, इन्होंने आदि ग्रंथ की रचना की। आदि ग्रंथ की रचना की। तो क्या है इसमें, इंपॉर्टेंट क्या है? पहली बात तो सिखों का एक धार्मिक ग्रंथ है आदि ग्रंथ, और इसी आदि ग्रंथ में मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि इसी आदि ग्रंथ में 5 सिख गुरु, 18 हिंदू संतों, 5 सिख गुरु हैं और 18 हिंदू संत हैं, इनके उपदेशों का संकलन किया गया है। उपदेशों का संकलन है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट क्या है कि भैया इसमें जो है आदि ग्रंथ में केवल सिखों के बारे में नहीं है, हिंदू संतों ने भी जो उपदेश दिए हैं उनका भी संकलन इसमें किया गया है। ठीक है, किसके द्वारा रचना की गई है? तो गुरु अर्जुन देव के द्वारा। क्लियर है? उसके बाद एक पॉइंट और लिखे हम लोग कि गुरु अर्जुन देव जो है जहांगीर, जहांगीर का पुत्र, जहांगीर का एक विद्रोही पुत्र है जिसका नाम है खुसरो। आपने पढ़ा होगा मुगल में, नहीं पढ़ा है तो आगे हम लोग देखेंगे इसके बारे में। खुसरो ये क्या है? ये एक विद्रोही पुत्र है, मतलब ये अपने पिता के अगेंस्ट जाता रहता है। ठीक है ना? तो खुसरो का साथ अर्जुन देव ने दिया, अर्जुन देव ने दिया। इसीलिए जहांगीर ने क्या किया? अर्जुन देव को मरवा दिया था 1606 में। इसलिए जहांगीर ने क्या किया? अर्जुन देव की हत्या कर दी। कब? 1606 ईस्वी में। ठीक है, तो याद रखना है कि गुरु अर्जुन देव की हत्या, ये पहला गुरु है, 5वें नंबर के गुरु जो है ये पहले गुरु हैं जिनकी हत्या किसी मुगल ने की है, मतलब हत्या हुई है पहली चीज तो। ठीक है, किसने की? जहांगीर ने की। क्योंकि जहांगीर का पुत्र एक विद्रोही पुत्र है खुसरो, तो गुरु अर्जुन देव खुसरो का साथ दे रहे थे हर काम में, इस वजह से। क्लियर हो गई बात? तो ध्यान रखना इनके बारे में। ठीक, तो कितने गुरु हो गए? 4, 5 गुरु हो गए। 6वें गुरु देखो, 6 नंबर गुरु यहीं पर लिख दे रहा हूं,
गुरु हरगोविंद, गुरु हरगोविंद 1606 से 1644 ईस्वी तक ये गद्दी पर बैठे रहे। और इन्होंने केवल एक काम, इनका जो इंपॉर्टेंट है वो क्या है कि अकाल तख्त गंगा का निर्माण करवाया, का निर्माण करवाया। ठीक है, समझ गए। तो गुरु हरगोविंद ने क्या किया है, अकाल तख्त गंगा का निर्माण करवाया। बस एक ही इनके बारे में इंपॉर्टेंट है। 7वें नंबर के गुरु, 7वें नंबर के गुरु कौन है, गुरु हरराय। 8वें नंबर के गुरु कौन है, गुरु हरकिशन। गुरु हरराय हरकिशन, ध्यान रखना है। 7वें नंबर के गुरु हरराय हैं, 8वें नंबर के गुरु हरकिशन है। इनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है। 9वें नंबर के गुरु कौन है, गुरु तेग बहादुर, गुरु तेग बहादुर। इनका काल अगर देख लें तो 1644 से 61 तक है और इनका 1661 से 64 तक है। तो इनका 1664 से लेकर 75 ईस्वी तक। ठीक है ना। इनके बारे में थोड़ी सी इंपॉर्टेंट चीजें हैं कि गुरु तेग बहादुर औरंगजेब ने इनकी हत्या करवा दी थी। इंपॉर्टेंट ये है कि औरंगजेब ने किस नंबर के गुरु की हत्या की थी। 9वें नंबर के नाम क्या था, गुरु तेग बहादुर। ये कई बार आ चुका है, इंपॉर्टेंट। ठीक। 2 ऐसे खासकर गुरु हैं जिनकी हत्या मुगलों ने की, जैसे एक है 9वें नंबर के गुरु तेग बहादुर और एक है 5वें नंबर के गुरु अर्जुन देव। ठीक है, तो दोनों ध्यान रखना है, कैसे भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इन्होंने आनंदपुर नामक एक नगर बसाया था। ठीक है। और दिल्ली में एक सीसगंज गुरुद्वारा है, वो निर्माण जो है इन्हीं की याद में किया गया है। इसे लिख दें, इन्हीं की याद में दिल्ली स्थित सीसगंज गुरुद्वारा का निर्माण किया गया है। ठीक है ना। दिल्ली का जो सीसगंज गुरुद्वारा है वो 10 गुरुओं में से किस गुरु की याद में किया गया है, तो 9वें नंबर के गुरु हैं गुरु तेग बहादुर। ठीक, बस इतनी चीज याद रखना है। और अब आते हैं अपने अंतिम गुरु पे, 10वें नंबर के गुरु, जिनका नाम है गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह 1675 से लेके 1708 ईस्वी तक। ठीक है। इंपॉर्टेंट क्या, अंतिम गुरु हैं। इसके बाद जो गुरु पद्धति है वो समाप्त हो जाती है। ठीक है। इनका जन्म पटना में होता है। इंपॉर्टेंट ये है कि 1699 ईस्वी में इन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की। खालसा पंथ की स्थापना की। और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इन्होंने ही पुरुष सिख, जो पुरुष सिख हैं और जो महिला सिख हैं, इंपॉर्टेंट क्या है कि इन्होंने क्या किया कि जो पुरुष सिख हैं और जो महिला सिख हैं, पुरुष सिखों को बोला कि अपने नाम के आगे सिग लगाओ, महिलाओं को बोला कौर लगाओ। ठीक है ना। तो महिलाओं के नाम आपने देखा होगा सिखों में, हरमनप्रीत कौर, हरजीत सिंह कौर, है ना। तो महिलाएं क्या करती हैं, कौर उनके नाम में जरूर मिलेगा, पुरुषों में सिंह मिलेगा। ये किसने कहा था, गुरु गोविंद सिंह ने कहा था कि जितने भी पुरुष सिख हैं, जितने भी महिला सिख हैं, वो सिंह और कौर का एक टाइटल का प्रयोग करें। ठीक है, ऐसे लिख दें कि इन्होंने ही पुरुष सिख को सिंह, महिला सिख को कौर नामक टाइटल धारण करने को कहा। ठीक है ना। तो ये इंपॉर्टेंट है। एक जो गुरु थे उन्होंने विवाह पद्धति में क्या बोला था
कि भाई साहब एक लवन पद्धति, विवाह पद्धति एक क्या थी, लवन, उसको शुरुआत की किसने, गुरु अमरदास ने। और नाम के आगे सिंह और कौर लगाओ, ये किसने बोला, गुरु गोविंद सिंह ने। ये थोड़े से इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो पूछ ली जाती हैं, बाकी आपको क्रम अच्छे से याद करना है, ठीक है। अब इनकी भी मृत्यु हो जाती है, फिर क्या होता है, फिर क्या होता है, तो यहां पे लिखेंगे अच्छे से नोट करके कि इनकी मृत्यु के बाद जो गुरु परंपरा है, जो गद्दी परंपरा है, वो तो समाप्त हो गई। मेनली 10 ही गुरु माने जाते हैं, लेकिन जो सिखों का नेतृत्व करता है वो तो आगे आएगा ना, तो समझिएगा। ऐसे लिख दें कि इनकी मृत्यु के बाद, इनकी मृत्यु के बाद सिख परंपरा समाप्त। चूंकि अंतिम गुरु यही थे, तो अब कोई गुरु तो आएंगे नहीं, समाप्त हो गई। तथा सिखों का नेतृत्व बंदा बहादुर ने संभाला, बंदा बहादुर ने संभाला, ठीक है। तो जैसे ही सिख, अंतिम सिख गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु होती है, उसके बाद जो गद्दी पद्धति जो समाप्त हो गई है, क्योंकि 10वें अंतिम यही हैं। उसके बाद जो सिखों का नेतृत्व करता है वो कौन है, बंदा बहादुर है। तो बंदा बहादुर ने पूरी बागडोर संभाल ली है, लेकिन ये गुरु नहीं है, इन्होंने केवल नेतृत्व किया है, एक प्रकार से कहें तो धर्म का प्रचार किया है बस। अब बंदा बहादुर कौन है, इन्होंने क्या क्या किया, वो थोड़ा सा देख लेंगे, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, आता भी है। तो बंदा बहादुर के बारे में कुछ पॉइंट अच्छे से देख लेंगे, ठीक है, बहुत ही थोड़ा थोड़ा पॉइंट देखेंगे। बंदा बहादुर, ठीक है, 2-3 पॉइंट देखें अच्छे से क्या है इनमें। पहला पॉइंट यही देख लेंगे कि इनका जो नाम है, या ऐसा लिख दे बचपन का नाम, बचपन नाम किसका, बंदा बहादुर का बचपन का नाम क्या है, लक्ष्मण देव। क्या है, लक्ष्मण देव। गुरु गोविंद सिंह के संपर्क में आने पर, गुरु गोविंद सिंह के संपर्क में आने पर नाम बंदा बहादुर पड़ा। मतलब जैसे ही गुरु गोविंद सिंह के संपर्क में आए और थोड़ा सा सिखों का प्रचार प्रसार किया, वैसे ही गोविंद सिंह ने क्या बोला कि ऐसा है, तुम्हारा नाम आज से लक्ष्मण देव नहीं, बंदा बहादुर होगा। क्लियर है। अब बाकी पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि बंदा बहादुर का सबसे ज्यादा जो दुश्मनी रही उत्तरकालीन मुगल में रही, जिसमें पहले बहादुर शाह प्रथम, फिर जहांदार शाह, इन दोनों के साथ दुश्मनी की, और अंत में जो तीसरे थे फरुखशियर, वहां पे भी दुश्मनी की, लेकिन वहां पे इनकी मृत्यु हो गई। फरुखशियर ने बंदा बहादुर की 1716 ईस्वी में हत्या कर दी, ठीक है, हत्या कर दी। आप समझना है अच्छे से। देखो, बंदा बहादुर गुरु नहीं है, बस सिख धर्म का आगे प्रचार प्रसार कर रहे थे, नेतृत्व संभाल रहे थे। लक्ष्मण देव बचपन का नाम था। बंदा बहादुर गोविंद सिंह के जैसे संपर्क में आए तो नाम क्या पड़ गया, बंदा बहादुर पड़ गया। फरुखशियर ने इनकी हत्या करवा दी थी, ठीक। अब बंदा बहादुर की हत्या के बाद सिख संप्रदाय 2 भागों में बट गया, एक बंदई और एक तत खालसा। वो अपने को इंपॉर्टेंट नहीं है, अपने को थोड़ा सा आगे बढ़ जाएंगे हम लोग, ठीक है। और कपूर सिंह एक व्यक्ति हैं, कपूर सिंह सिख से ही संबंधित है। कपूर सिंह, इन्होंने क्या किया, सिख लोगों या कृषकों को संगठित किया, समझिएगा, को संगठित किया। भाई अब कोई नेतृत्व करता तो है नहीं, तो इनको संगठित किया, संगठित किया और दल खालसा की स्थापना की। मोस्ट इंपॉर्टेंट, दल खालसा की स्थापना की। क्या की, दल खालसा की स्थापना की, ठीक है। कपूर सिंह ने सिखों को इकट्ठा किया और एक दल खालसा की स्थापना कर दी। इसी दल खालसा को ऐसे लिख दें, कपूर सिंह के बाद नेतृत्व किसका, दल खालसा का नेतृत्व किसने किया, जस्सा सिंह अहलूवालिया।
अगर आपने पढ़ा होगा तो थोड़ा सा समझ में आ रहा होगा। जस्सा सिंह अहलूवालिया कपूर सिंह के बाद जो नेतृत्व करता है, जो नेतृत्व संभाला, किसका किसका नेतृत्व संभाला, ये देखो दल खालसा का। तो दल खालसा का जैसे ही नेतृत्व संभाला किसने, जस्सा सिंह अहलूवालिया ने, कपूर सिंह के बाद। अब जस्सा सिंह अहलूवालिया ने क्या किया है कि बोला कि यार दल खालसा अच्छा नहीं लग रहा है, एक काम करो, इन्हीं जस्सा सिंह अहलूवालिया ने सिखों को, अब जब पूरा नेतृत्व संभाल लिया, हेड हो गया ही, तो सिखों को 12 मिसलों में विभाजित कर दिया। क्या कर दिया, 12 मिसलों में विभाजित कर दिया, विभाजित किया। 12 मिसलों का मतलब है, ऐसे समझो कि 12 क्षेत्र, 12 जातियां या 12 टीम बना दी अलग अलग, कि भाई आप जो कृषक हैं वो इसमें रहेंगे, जो ये बिजनेस कर रहे हैं वो इधर रहेंगे, इस प्रकार से। ठीक है, तो 12 मिसलों में, सिखों को 12 मिसलों में विभाजित किसने किया था, जस्सा सिंह अहलूवालिया ने। कपूर सिंह ने क्या किया था, दल खालसा बना दी थी, बस उसी दल खालसा को कपूर सिंह के बाद जस्सा सिंह अहलूवालिया ने संभाला। और जस्सा सिंह अहलूवालिया ने ही दल खालसा समाप्त करके सिखों को 12 मिसलों में विभाजित कर दिया। क्लियर हो गई बात। अब इसी 12 मिसल को कायदे से 12 के 12 अपने को नहीं पढ़ना है, जो इंपॉर्टेंट कुछ मिसल है उन्हीं को पढ़ना है, जिसमें रणजीत सिंह भी आएंगे, उसके बाद आंग्ल सिख युद्ध भी होगा। तो अब इन 12 मिसलों में विभाजित जो कर दिया, लेकिन अपने को 12 के 12 बिल्कुल नहीं पढ़ना है, अपने को कुछ मिसल देखने हैं। जैसे एक मिसल हम लोग देखेंगे भंगी मिसल, एक मिसल देखेंगे सुकरचकिया, सुकरचकिया मिसल, एक मिसल देख लेंगे अहलूवालिया मिसल, क्योंकि यहां से जहां से प्रश्न आते हैं वही देखेंगे, अहलूवालिया मिसल, और एक मिसल देख लेंगे फुलकिया मिसल, फुलकिया मिसल। कैसे कैसे प्रश्न आते हैं तो आप देख लेंगे, एक ब्रीफ पॉइंट तैयार हो जाए। पहली बात तो भंगी मिसल का क्षेत्र कहाँ है, ये लाहौर और अमृतसर वाला क्षेत्र है, समझिएगा, अमृतसर। ठीक, सुकरचकिया मिसल वाला क्षेत्र कौन सा है, तो ये रावी और चिनाब नदी वाला क्षेत्र जो है, या दोआब क्षेत्र है, वो वाला क्षेत्र है। ठीक है, रावी चिनाब नदी के आसपास का क्षेत्र सुकरचकिया मिसल है। फुलकिया मिसल सतलज नदी के दक्षिण में स्थित एकमात्र मिसल, एकमात्र मिसल। इसको हम लोग मैप में देखेंगे बहुत अच्छे से। ठीक है, तो याद रखना, पहली बात तो डायरेक्टली अगर क्वेश्चन आ जाए कि निम्नलिखित में से 12 मिसलों में से कौन सतलज नदी के दक्षिण में स्थित था, तो बिल्कुल फुलकिया मिसल ऑप्शन में होगा, उसको टिक कर देना है। ठीक है, और जस्सा सिंह अहलूवालिया इसके प्रमुख है, अहलूवालिया मिसल के। जस्सा सिंह अहलूवालिया इसके हैं प्रमुख, कौन है, प्रमुख है। और मुगलों ने जस्सा सिंह अहलूवालिया को सल्तनत एक कौम की उपाधि भी दी थी, हालांकि वो पूछी उछी नहीं जाती, इंपॉर्टेंट नहीं है। इतना याद रखना है कि हम लोगों को 4 मिसलों के बारे में पढ़ना है। इन 4 मिसलों के बारे में, कुछ के बारे में अच्छी चीज़ें पढ़नी है, कुछ के बारे में बस 1-2 लाइन पढ़ना है, बस काम खत्म है। अब थोड़ी सी स्टोरी समझनी है। ठीक है, समझना। रणजीत सिंह, सर डायरेक्टली रणजीत सिंह क्यों आ गए, तो समझो अभी। रणजीत सिंह का जो जन्म होता है, ये होता है 1780 में। कहाँ, गुजरावाला, गुजरावाला पाकिस्तान वाला क्षेत्र है, पंजाब का। ठीक है, कहाँ होता है जन्म, तो शुकरचकिया मिसल के मुखिया हैं महासिंह के घर में। तो ये भी किस मिसल से संबंधित है, पहली बात किस मिसल से संबंधित है, तो शुकरचकिया मिसल। ठीक है, शुकरचकिया मिसल। पहली बात तो यही पूछा जाएगा कि रणजीत सिंह निम्नलिखित में से किस मिसल से संबंधित है, तो शुकरचकिया मिसल। ठीक, चलिए समझ में आ गया इतना। अब समझना है थोड़ी सी अच्छी चीज, थोड़ा सा हम स्टोरी बताएंगे। ठीक है ना, अहमद साहब अब्दाली के बारे में सुना है,
अहमद शाह अब्दाली। नादिर शाह के बाद अहमद शाह अब्दाली ने आक्रमण किया था, ये उत्तरकालीन मुगल में हम बता चुके हैं। अहमद शाह अब्दाली का एक पोता है जिसका नाम है जमान शाह। क्या नाम है? जमान शाह। कहाँ, ये कौन है ये जमान शाह? तो ये अफगानिस्तान का अमीर है। अफगान का अमीर मतलब अफगान का एक शासक प्रकार का है। ठीक, बहुत बढ़िया। अब ये क्या कर रहा है? ये आता है कहाँ? पंजाब, आक्रमण करने के लिए। आक्रमण के लिए जमान शाह जैसे ही आता है तो वैसे अफगान में विद्रोह शुरू हो गया। मतलब जैसे ही अफगानिस्तान जमान शाह ने छोड़ा वैसे ही अफगानिस्तान में विद्रोह शुरू हो गया। ठीक है, अब जमान शाह जैसे ही पता लगा कि यार हमारे गैर हाजिरी में अफगानिस्तान में विद्रोह शुरू हो गया है, मामला बिगड़ सकता है, तो जमान शाह वापस आना चाहा कि भाई यार चलो बाद में लूटेंगे, चलो बाद में, चलो चलते हैं वापस। लेकिन रास्ते में क्या हुआ कि चिनाब नदी में, समझिएगा, चिनाब नदी में वापस लौटते समय 12 तोपें फंस गईं। होगा कुछ दलदल वलदल या नदी में धंस गई होंगी, 12 तोपें फंस गईं। समझना है ये बात कब की है? ये है 1798 की। इसी समय रणजीत सिंह वहां पहुंचे और अब जमान शाह को भाई वापस भी आना है क्योंकि विद्रोह ज्यादा ना बढ़ जाए, क्योंकि 12 तोपें इंपॉर्टेंट है कि पूरा राज्य इंपॉर्टेंट है, ये भी तो है ना। तो रणजीत सिंह बोला ऐसा है साहब जमान शाह, आप चलो हम 12 तोपें निकालते हैं और भिजवाते हैं, एड्रेस दे दो अपना। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो जमान शाह ने एड्रेस दिया, रणजीत सिंह ने 12 तोपें निकाल दी बहुत अच्छे से, और 12 तोपें पहुंचा दी जमान शाह के पास। जमान शाह बहुत खुश हुए, यार एक तो हमारा चलो जल्दी आ गए, राज्य भी बच गया, विद्रोह भी नहीं हुआ, अब 12 तोपें फंस गई थी, हमने सोचा था कि तोपें भी चली जाएंगी लेकिन तोपें भी वापस आ गई। जमान शाह खुश हो गए। क्या हो गए? खुश हो गए। खुश होकर, चूंकि इनके अंडर में लाहौर था, मतलब भंगी मिसल इनके अंडर में था, इन्होंने क्या किया, रणजीत सिंह को, भाई खुश हो गए तो रणजीत सिंह को कुछ ना कुछ तोहफा देंगे कि नहीं देंगे? बिल्कुल देंगे, 12 तोपें जो वापस लाए हैं। रणजीत सिंह को जमान शाह ने राजा की उपाधि दे दी, राजा की उपाधि दे दी, और लाहौर लाहौर का शासक बना दिया, शासक बनाया। क्योंकि बहुत खुश हो गए थे जमान शाह, तो ऐसा उन्होंने बोला कि रणजीत सिंह ऐसा है कि मैं तुमको राजा की उपाधि दे रहा हूँ, राजा की उपाधि दे दी और लाहौर का शासक बना दिया। अब रणजीत सिंह बहुत खुश कि यार चलो 12 तोपें निकालने का बहुत अच्छा फल मिल गया हमें, एक तो लाहौर मिल गया और राजा की उपाधि तो चलो हम ले ही लेते, लेकिन लाहौर मिल गया, मेन चीज ये है। और जैसे इनको लाहौर मिला, शासक बने, तो इन्होंने क्या किया कि लाहौर को ही क्या बना दिया, राजधानी बना ली अपनी। क्या बना ली? राजधानी। तो आपसे डायरेक्टली प्रश्न पूछा जाता है कि रणजीत सिंह की राजधानी क्या थी? लाहौर थी। तो इस प्रकार से लाहौर उनको मिला है। क्लियर? तो ये बात कब की है? ये बात है 1798 में उन्होंने वापस लौटाया, इन्होंने शासक बनाया, लाहौर की राजधानी बनाते बनाते आराम से 1-2 साल हो गए, 1800 आ गया। अब 1805, 5 साल बाद रणजीत सिंह ने क्या किया, इन्होंने सोचा कि यार लाहौर तो अपने पास है ही है, राजधानी बन गई, कोई समस्या नहीं है। इन्होंने क्या किया कि 1805 में जो भंगी मिसल है, भंगी मिसल के पास क्या था, मैंने आपको बताया है कि भंगी मिसल के पास देखो लाहौर है और अमृतसर है। इन्होंने बोला अमृतसर तो मिल गया है, सॉरी लाहौर तो मिल गया है, अमृतसर और मिल जाए तो पूरा भंगी मिसल समाप्त। तो इन्होंने क्या किया, अमृतसर को भंगी मिसल से छीन लिया। ठीक है, तो फिर क्या हुआ, भंगी मिसल से छीन लिया और अमृतसर को अपनी सांस्कृतिक राजधानी बनाया। सांस्कृतिक राजधानी। भाई रणजीत सिंह एक तो सिख धर्म से, दूसरा अमृतसर में स्वर्ण मंदिर है जो कि बहुत ही पवित्र माना जा रहा है, तो सांस्कृतिक राजधानी बना लिया। तो याद रखना है कि रणजीत सिंह ने अपनी राजधानी किसको बनाई, लाहौर को राजधानी बनाई, और रणजीत सिंह ने अपनी सांस्कृतिक राजधानी किसको बनाई, तो अमृतसर को सांस्कृतिक राजधानी बनाई।
भंगी मिसल यहाँ हो गया समाप्त, काम खत्म। तो याद रखना कि रणजीत सिंह ने किस मिसल को समाप्त किया था, तो भंगी मिसल को समाप्त किया था। राजधानी किसे बनाई थी, लाहौर को। सांस्कृतिक राजधानी किसे बनाई थी, तो अमृतसर को। ठीक है, ये इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब इसके बाद क्या होता है समझना, मैंने आपको इतना बता दिया, इतना समझ में आ गया होगा। ये थोड़ा सा डायग्राम बना के बताया है, थोड़ा समझना है, अभी लिखना कुछ नहीं है। ठीक है, अहमद शाह अब्दाली का पोता है जमान शाह। जमान शाह आ रहा था पंजाब में उसकी तोपें फंस गई, वापस चला गया। चिनाब नदी से तोपें रणजीत सिंह ने वापस की, तो जमान शाह ने खुश होकर रणजीत सिंह को राजा की उपाधि दे दी और लाहौर दे दिया, लाहौर का शासक बना दिया। रणजीत सिंह ने क्या किया कि लाहौर को अपनी राजधानी बना ली। अब बाद में अमृतसर को भी लूट लिया, अमृतसर को भी कब्जा कर लिया और सांस्कृतिक राजधानी बना ली। ठीक है, इसके बाद एंट्री होती है अंग्रेजों की, और यहां है रणजीत सिंह। इनके मध्य क्या क्या संघर्ष होता है और फिर कैसे आंग्ल सिख युद्ध होते हैं, इनके बारे में जानेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। ठीक, आप क्या करना है, आपको अभी केवल इतना यहां तक नोट कर लेना है, अगर आप नोट कर रहे हो तो, कि 12 मिसलों में विभाजित किया, जिसमें से 4 अपने इंपॉर्टेंट है। इसके बाद यहां से हम लोग जरूर अगले टर्न पर लिखेंगे। ठीक है, बस। तो मेरे हिसाब से आपको बहुत सारी चीजें नई मिली होंगी इसमें, और रणजीत सिंह वाला जो पार्ट है जो अगले टर्न पे होगा नेक्स्ट वीडियो में, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि 11 फरवरी को ही उसमें से सिर्फ 2 प्रश्न आए हैं, और पीसीएस में तो हर साल एक प्रश्न यहाँ से अब आता ही आता है, कन्फर्म है। ठीक है, तो इसको बहुत ही अच्छे से पढ़ना है। क्लियर, इसी वजह से मैं बहुत आराम से चल रहा हूँ, ताकि आपको, अगर आपने जैसे स्पेक्ट्रम नहीं पढ़ी है, कोई भी स्टैंडर्ड बुक नहीं पढ़ी है, घटना चक्र पढ़ रहे हो, तो यहाँ से आपका एक स्टैंडर्ड मटेरियल तैयार हो जाए। क्लियर, तो वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताना कमेंट में। चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगला वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये वाला वीडियो और अगला वाला वीडियो जब दोनों मर्ज करोगे तब जाके सिख धर्म समाप्त होगा। क्लियर है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।